हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग रूटीन पे तो हैं, लेकिन 2 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग है, जिसको हम लोग आज शाम को अपलोड कर देंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये 2009 में स्थापित हुई थी। कब? 2009 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने 1 लाख थ्री व्हीलर, जो 1 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं, उनके प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर जारी किया है। ये जो 1 लाख थ्री व्हीलर्स हैं, इनको फेम इंडिया स्कीम फेज 2 के तहत प्रोक्योर किया जाएगा। फेम इंडिया मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम स्कीम 2015 में लॉन्च की थी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत। फेम स्कीम को EESL द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो EESL की सब्सिडरी है CESL, जिसने 1 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर जारी किया है, इसीलिए फेम इंडिया स्कीम चर्चा में थी। तो फेज 1 2015 में लॉन्च किया गया था, 1000 करोड़ रुपए इसका इंसेंटिव अनाउंस किया गया था, लेकिन कुछ भी यूज नहीं हुआ। फिर फेज 2 लॉन्च किया गया फेम इंडिया स्कीम का, इसमें 10,000 करोड़ अनाउंस किए गए। कितने? 10,000 करोड़। इसमें से 1000 करोड़ यानी फेज 2 के तहत 1000 करोड़ सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे। तो फेम इंडिया स्कीम EESL लॉन्च करता है। EESL देख लीजिए, 10 दिसंबर 2009 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है राजीव शर्मा। MD कौन है? RK सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सेक्टर के लिए ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसमें पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह। RK सिंह द्वारा पावर सेक्टर के लिए ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, RK सिंह जी ने पावर सेक्टर के लिए ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है रिफॉर्म एंड रेगुलेटरी नॉलेज बेस फॉर पावर सेक्टर। क्या नाम है? रिफॉर्म एंड रेगुलेटरी नॉलेज बेस फॉर पावर सेक्टर। ये RK सिंह ने लॉन्च किया है ताकि पावर सेक्टर में रेगुलेटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया सके। ये हैं RK सिंह, पावर सेक्टर के मिनिस्टर हैं। पावर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके मिनिस्टर हैं। RK सिंह ने रेगुलेटरी डाटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है IIT कानपुर की मदद से। तो पावर सेक्टर के लिए रिसेंटली ई सर्टिफिकेट प्रोग्राम और रेगुलेटरी डाटा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? RK सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICOT 2021 का कौन सा एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ICOT 2021 का 2nd एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा में। देखिए, 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी यानी ICOT 2021। ये जो है वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ICOT 2021। ये 2nd एडिशन है। ICOT 2021 को DRDO के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा ने जो है ऑब्जर्व किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D और चेयरमैन हैं DRDO के G सतीश रेड्डी, उनके द्वारा ICOT 2021 को इनॉग्रेट किया गया है। तो DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है ICOT 2021। DRDO की बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लभांशु शर्मा, जिन्होंने 2021 के लिए भारत केसरी रेसलिंग दंगल को जीता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? लभांशु शर्मा, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से। देखिए, लभांशु शर्मा ने हाल ही में 2021 के लिए भारत केसरी रेसलिंग दंगल को जीत लिया है। ये भारत केसरी रेसलिंग दंगल तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। लभांशु शर्मा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय बाद उत्तराखंड के किसी पर्सन ने, लगभग 20 वर्षों बाद उत्तराखंड के किसी पर्सन ने भारत केसरी का टाइटल जीता है। भारत केसरी हरियाणा स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक फ्री स्टाइल रेसलिंग कॉम्पिटिशन है। तो 2021 में लभांशु शर्मा ने भारत केसरी का टाइटल जीता है। लभांशु शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। लेकिन भारत केसरी जो रेसलिंग दंगल हुआ था वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और इसको ऑर्गेनाइज करता है हरियाणा स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? तो 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7th नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया। 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इस बार 7वां आपका नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। भाई 7th क्यों? क्योंकि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरोध में इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसको सेलिब्रेट करने के लिए 2015 से हर वर्ष 7 अगस्त को ही आपका नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड इसको लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। किसने? केरला गवर्नमेंट ने। देखिए केरला गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है विद्या किरणम इनिशिएटिव। क्या है? विद्या किरणम इनिशिएटिव। इसी के तहत एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि विद्या किरणम इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? तो केरल का है। उसी के तहत एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड लॉन्च किया है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। इसमें क्या होगा, जो आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड है इससे स्टूडेंट्स को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने लैपटॉप और टैबलेट से रिलेटेड टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड है ये डिजास्टर रिलीफ फंड की तरह होगा। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसमें सहयोग करेगा। विद्या किरणम पोर्टल ये विद्या किरणम इनिशिएटिव के तहत स्थापित किया गया है। इसमें लोग जाकर लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड है उससे पैसा खर्च किया जाएगा इन लैपटॉप एंड टैबलेट्स के लिए। तो केरल की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने वन स्कूल वन IAS स्कीम लॉन्च की थी कुछ समय पहले। और देखिएगा इंडिया का पहला हार्ट फेलर बायो बैंक, क्या? इंडिया का पहला हार्ट फेलर बायो बैंक केरल के SC टीम्स में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा केरल के SC टीम्स में इंडिया का पहला हार्ट फेलर बायो बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर लाइन परमिट हाल ही में किस स्टेट या फिर UT द्वारा हटा दिया गया है? तो बहुत अच्छी बात है, इनर लाइन परमिट को हाल ही में लद्दाख ने हटा दिया। किसने? लद्दाख ने। पहले लद्दाख में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होती थी, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता आपको नहीं प्राप्त है तो आपको ILP की जरूरत होती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख अलग अलग हो गए हैं तो लद्दाख ने इनर लाइन परमिट को हटा दिया है, यानी अब आप जाके फ्रीली घूम सकते हैं। इनर लाइन परमिट अभी भी इंडिया के फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चलता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। मतलब यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होगी और जब तक आपका इनर लाइन परमिट वैध होगा तभी आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह सकते हैं। तो देखिए इनर लाइन परमिट लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने हटा दिया है। अच्छा ये कब आया था? तो इनर लाइन परमिट ये अंग्रेजों द्वारा लगाया था 1873 में। क्यों? ताकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की जो हेरिटेज है उसको कंजर्व किया सके। ये बहाना था, वहाँ की लकड़ी को काटना था उनको म्यांमार के लिए, इसलिए उन्होंने लाया था इनर लाइन परमिट। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 के द्वारा इनर लाइन परमिट लाया था, लद्दाख ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को बनाने के बाद अब इंडिया में कितनी कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है? तो टोटल 5 कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को अप्रूवल देने के बाद। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन मिल गया है। इसके बाद इंडिया में टोटल 5 कोविड-19 अप्रूव्ड वैक्सीन है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसकी है? भारत बायोटेक की। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा। हालांकि कोवैक्सीन इतनी यूज़ नहीं की थी, आपकी कोविशील्ड यूज़ की जा रही है। उसके बाद स्पुतनिक है, जॉनसन जॉनसन है और मॉडर्ना है। जॉनसन जॉनसन की बात करें 1886 में स्थापना होती है। न्यू जर्सी USA में हेडक्वार्टर है। एलेक्स गोर्स्की इसके कौन है? CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट बने हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है एथलेटिक्स की कैटेगरी में ओलंपिक्स में किसी भी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा सरकार ने इनको 6 करोड़ देने की घोषणा की है और क्लास 1 नौकरी। देखिए एथलेटिक्स में इंडिया में पहली बार गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक्स में। आज तक तीरंदाजी में आपने देखा होगा अभिनव बिंद्रा लेके आए थे, हॉकी में गोल्ड आया था, लेकिन कभी भी एथलेटिक्स में नहीं आया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 87.58 मीटर, कितना? 87.58 मीटर भाला फेंका इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद इंडिया ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीत लिए हैं, जो कि 2012 के लंदन ओलंपिक से भी अधिक हैं। 2012 में 6 मेडल जीते थे इंडिया ने, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। मार्च 2021 में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था 88.07 मीटर का, वो रिकॉर्ड वापस उन्होंने नहीं तोड़ा, 87.58 मीटर ही फेंका। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जेवलिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? तो 98.48 मीटर है, याद रखिएगा। इसको चेक रिपब्लिक के एथलेटिक्स जैन जेलेंजी इन्होंने सेट किया था 1996 के ओलंपिक जॉर्जिया US में। तो नीरज चोपड़ा याद रखिएगा जेवलिन से रिलेटेड है। 87.58 मीटर जेवलिन को फेंका है और फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट बन गए हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किए हैं? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किए हैं।
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। पर्पस क्या है? ताकि जो कस्टमर्स हैं वो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान अपनी और फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो बस इतना याद रखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट किसने ओपन किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्थापित की जाती है। याद रखिएगा, पहले इसके लिए ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ चाहिए थी, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 200 करोड़ कर दिया, यानी कि 5 वर्षों में 200 करोड़ होनी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि आपको अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करनी है तो 200 करोड़ आपको लगेगी फिनेंशियल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $300 मिलियन का लोन दिया गया है? तो रिसेंटली एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $300 मिलियन का लोन दिया है। कितना? $300 मिलियन का लोन दिया है। देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए $300 मिलियन का लोन दिया है। रखिएगा, 2019 से महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें लगभग 2100 किलोमीटर की रूरल यानी ग्रामीण सड़कों को बनाया जा रहा है। तो इन ग्रामीण सड़कों के लिए एडीबी द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोन दिया गया है $300 मिलियन का। आप इतना याद रखिएगा। ये जो $300 मिलियन है ये रूरल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टारगेट है जितना भी बजट वो लोग एलोकेट कर रहे हैं उसका 5% 2030 तक एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में यूज़ किया है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एडीबी का याद रखिए, $300 मिलियन फॉर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एडीबी की बात करते हैं, 1966 में स्थापना हुई थी, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा, जापान से बिलोंग करते हैं। मेंबर कितने हैं? 68 कंट्रीज। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की कितने वर्षों के लिए अध्यक्ष और बनी रहेंगी? तो रेखा शर्मा को नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होता है उसका टेन्योर 3 वर्ष होता है, उससे पहले हटाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो रेखा शर्मा को अगले 3 वर्षों के लिए फिर से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो 7 अगस्त 2021 से अगले 3 वर्षों के लिए रेखा शर्मा यानी 65 वर्ष तक की आयु तक रेखा शर्मा क्या बनेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, याद रखिएगा। शर्मा जब 57 ईयर की ओल्ड की थी यानी 57 साल की थी तभी वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन बन गई थी। इसका मतलब वो अपने 3 साल फिर से कंप्लीट कर लेंगी। इसका मतलब ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा एक मिनिस्टर मेंबर सेक्रेटरी होता है और प्लस 5 मेंबर होते हैं। टोटल 7 मेंबर होते हैं आपके राष्ट्रीय महिला आयोग में, जिसकी चेयरमैन वापस बन गई है रेखा शर्मा 3 वर्षों के लिए। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में। ये देख लीजिए, हाल ही में एक न्यूज़ थी कि पेंसिलुंगपा ग्लेशियर ये रिट्रीट हो रहा है यानी घट रहा है। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर लद्दाख के जंस्कार वैली में, याद रखिएगा, इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। लद्दाख की 2 चीजें इसमें चर्चा में है। पहली बात तो पेंसिलुंगपा ग्लेशियर, दूसरा उमलिंगला पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड बनाया गया है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर रोड कहाँ बनाया गया है? उमलिंगला पास। उसके अलावा पेंसिलुंगपा ग्लेशियर, दोनों लद्दाख में स्थित हैं। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर के लिए 2015 में एक स्टडी की गई थी वाइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून द्वारा। इन्होंने कहा था पेंसिलुंगपा ग्लेशियर का साइज घट रहा है। तो बस इतना ही याद रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लद्दाख आर.के. माथुर क्या है? यहाँ के आर.के. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और 2 ही डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, लेह और कारगिल, आपको पता ही है। उमलिंगला पास और पेंसिलुंगपा ग्लेशियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल यूरिया जो आप यूज करते हैं 45 kg का बैग 242 रुपीज़ में आता है, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज होता है 46%, याद रखिएगा। कुछ दिन पहले नैनो यूरिया बनाई गई थी ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मेरे ख्याल से हाँ कुछ ऐसे ही था। ICAR ने बनाई थी मेरे ख्याल से, नैनो यूरिया बनाई गई थी ICAR की मदद से। इसमें बताया गया कि नाइट्रोजन को कम से कम 50% तक सेव कर सकता है, यानी कि जब सपोज करिए पहले 100 यूनिट आपका नाइट्रोजन यूज होता था, फिर 50 यूनिट ही होगा। तो नैनो यूरिया का ये फायदा हुआ कि नैनो यूरिया लिक्विड ये 50% नाइट्रोजन को कंजर्व कर सकता है, सेव कर सकता है। एक 500 ml की बोतल में 40,000 पार्ट पर मिलियन नाइट्रोजन को सिक्योर किया जा सकता है। तो नैनो यूरिया के हिसाब से 50% नाइट्रोजन बच जाती है। हालांकि जो कन्वेंशनल यूरिया होती है उसमें 46 नाइट्रोजन परसेंट होता है, आपको याद रखिएगा। कभी एग्जाम में पूछ लें कि 500 kg यूरिया में कितने kg नाइट्रोजन होगा, तो 46% निकाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब होता है, ये फॉर्मूला है CH4N2O आपकी यूरिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें कौन है? राजीव गौबा। इनका टेन्योर कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गौबा, इनका टेन्योर जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट 2 वर्षों के लिए होता है। राजीव गौबा इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये इससे पहले होम सेक्रेटरी थे। राजीव गौबा अब अगले 1 वर्ष तक कैबिनेट सेक्रेटरी बने रहेंगे। देखिए 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं राजीव गौबा, झारखंड कैडर के। कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप मोस्ट पोस्ट होती है इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की। इस समय है राजीव गौबा, 2 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। राजीव गौबा ने IMF में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कई बार। जाने माने WWE रेसलर बॉबी एटॉन का निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो WWE रेसलर मोस्टली अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, तो जब ना आए तो आप यहीं टिक कर दीजिएगा। बॉबी एटॉन, ये हैं बॉबी एटॉन, हाल ही में इनका निधन हो गया। जाने माने WWE रेसलर हैं। एज कितनी थी? 62। तो बॉबी एटॉन नाम याद रखिएगा, WWE रेसलर थे, अमेरिकन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया है। अगर इसको कुछ एडिटिंग जरूरत होगी तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।